हेलो दोस्तों, मैं आज प्राचीन भारत का इतिहास ये आपका एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के द्वारा जो लिखा गया बुक है उसी का ये पार्ट है। वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में क्या है। सारे क्वेश्चन के ही फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब वन लाइन के फॉर्मेट में सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। समझ गए क्या होता है इतिहास, क्या कहलाता है। तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस। हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं दोस्तों? आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन्स। पंचमार्क कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। देखते हैं इसको। न्यूमिस्मेटिक किसको कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। डॉक्टर प्राइम रोज को भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इंतु। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र, एपिग्राफी। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। ठीक है ना। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? तो बीएस स्मिथ ने। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? बीएस स्मिथ ने। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इतिहास को कैसे बाइफरकेट किया गया है। ठीक है ना। ये है आपका ओके। हिस्ट्री हो गया। तो पहला हो गया प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, फिर हो गया ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक, जब मानव का उत्पत्ति हुआ होगा उसके 3000 ईस्वी पूर्व तक आपका हो गया प्री हिस्टोरिक। तो इसमें क्या क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो दोस्तों हिस्ट्री नहीं है। ठीक है ना। जिसका लिखित शास्त्र है वो हमारा इतिहास है। तो ये क्या है? ऐसा मान लिया गया ऐसा कुछ होगा। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या हो गया? मानव उत्पत्ति से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सेकेंड है आपका प्रो हिस्टोरिक पीरियड, ये है आपका 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है इसमें, किंतु अपठनीय है। लिखित तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। इसमें तो लिखित है ही नहीं था, इसमें लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो ये हो गया प्रोटो हिस्टोरिक। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल पीरियड, जिसको हम ऐतिहासिक काल मानते हैं। तो इसमें क्या है? 600 ईसा पूर्व से आगे। तो ये क्या है? पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इसमें क्या है? पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेनली हम लोग हिस्ट्री इसी को मानते हैं। ठीक है। अब क्या है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ,
ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य या विदेशी विवरण। ठीक है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य या विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है ना। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? जो वायु पुराण है ना दोस्त, उसका किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो आपका कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से। ठीक है। अब है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। एक संलग्न संगठन है। ठीक है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आपका जो मत्स्य पुराण है ना, वो किस वंश से संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन वंश से। आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं ओर। खरोष्टी लिपि जो है ना, वो किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? जो स्त्री है ना, वो पुरुष की अर्धांगिनी है। इस किस ग्रंथ में इसका मेंशन है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे। ठीक है। और इसका नाम जय संहिता था। पूछ देता है कि जय संहिता किसका नाम था? महाभारत का। जय संहिता किसका नाम था? महाभारत का। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है। अब मैं रिपीट करता हूँ इसको, जिसको आप लोग महाभारत हम लोग कहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में इसका नाम जय संहिता था। ठीक है। इसमें 8800 श्लोक थे। फिर कुछ समय बाद इसका हो गया 24,000 श्लोक, तो इसको भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन अब 24,000 से 1,00,000 श्लोक हो गया, तो इसको लोग सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका हो जाएगा जय संहिता। ठीक। पहला स्टार्टिंग में कितना श्लोक था? 8800, फिर हो गया 24,000, फिर हो गया 1,00,000। ठीक। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? तो डार्विन को। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला। ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखिएगा, ह्वेन-त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय।
ठीक है। अब प्रमुख कुछ अभिलेख हैं, उनके कुछ शासक हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्रमुख अभिलेख और उनके कुछ शासक। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, इनके शासक कौन है? कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख का कौन है शासक? पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख के कौन है? गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख के कौन है? रुद्रदामन, जूनागढ़ के अभिलेख के कौन है? रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसके कौन है? समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का कौन है? समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख, ये हो गए मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख के कौन हो गए? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख, ये हो गए प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख कौन हो गया? प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख, ये हो गया बंगाल शासक विजयसेन, बंगाल शासक विजयसेन। देवपाड़ा अभिलेख हो गया बंगाल शासक विजयसेन। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख हो गया आपका स्कंदगुप्त, भितरी व जूनागढ़ अभिलेख हो गया स्कंदगुप्त। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयू की, सीयू की। वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयू की। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बिरूनी ने। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बिरूनी ने। मोरक्को का यात्री जो था, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आई विल रिपीट दिस इज इम्पोर्टेंट। जो हमारे मोरक्को के जो यात्री इब्न बतूता थे, पूछ देगा कि इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के। तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की, पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो सुग वंश का, सुग वंश का। अब आपका चीनी लेखकों का कुछ वर्णन है, उसको हम लोग देखते हैं। तो आपके हो गए लेखक फाहियान। फाहियान कौन है? चीनी लेखक हैं। इनका टाइम पीरियड क्या था? 399 से 414 ईस्वी, ठीक है। रचनाएं क्या किया इन्होंने? भारत दशा का विवरण दिया इन्होंने। तो यात्री विवरण में क्या दिया इन्होंने? तो प्रथम चीनी यात्री थे ये, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद को देव निर्मित बताया है, ठीक है। फाहियान लेखक हैं जिनका समय है 399 से 414 ईस्वी। रचनाएं क्या है? भारत दशा का विवरण। यात्री विवरण में क्या है? तो यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद को देव निर्मित बताया है। फिर आ गया आपका वेनसांग। इनका समय क्या था? 629 से 645 ईस्वी, 629 से 645 ईस्वी। रचनाएं क्या हैं? सीयू की पाश्चात्य संसार के लेख। वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि, नीति का पंडित कहा जाता है, ठीक है। फिर आपका इत्सिंग का टाइमिंग पीरियड क्या है? 673 से 675 ईस्वी। रचनाएं क्या हैं? प्रसिद्ध बौद्ध बिच्छुओं की आत्मकथाएं, प्रसिद्ध बौद्ध बिच्छुओं की आत्मकथाएं। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, ठीक है ना। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख में, ठीक। तो यही था आपका पहला टॉपिक आज हमारा इतिहास का, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। टोटल 14-15 टॉपिक हैं इस महेश कुमार बर्नवाल के बुक में। तो हम लोग एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।